मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज भट्टी हूँ, जो कि साबका चेयरमैन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल और मौजूदा कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। ये जो बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, ये एक संजीदा और सीरियस बीमारी है, जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया भर में इसके अफराद जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। और इनके अंदर जो होता है इंसानी दिमाग, उसका जो फंक्शंस हैं, जो काम-काज है, जो उनके ख़यालात हैं, जो थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरह की ख़त्म हो जाती है और उनकी जो सोच है, ख़यालात जो हैं और उनकी ज़िंदगी के जो डे टू डे रोज़मर्रा के मामूलात और काम-काज हैं, उनमें भी वो एक तरह का समझिए कि एक तरह का स्प्लिट सा आ जाता है और वो मरबूत नहीं रह पाते हैं। लिहाज़ा मरीज़ की ज़िंदगी बिखर के रह जाती है। और यही वो बात है जो कि मरीज़ समझने से कासिर है और वो समझता है कि ये आसेब सा है या जिन भूत की वजह से हो सकता है। अगरचे ये एक संजीदा और सीरियस बीमारी है और हम ये समझते हैं कि आजकल की साइंस की इस्तिलाह में इस बीमारी का बाकायदा इलाज भी है और काफ़ी हद तक मरीज़ को रिलीफ दिया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है कि जो इंसानी ख़यालात या सोच है उसमें बेरब्तगी पैदा होना शुरू हो जाती है। मरीज़ में उसकी तबीयत में शक शुबा, जिसको हम पैरानोया कहते हैं, वो समझता है कि सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो गई है, लोग साजिशें कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ और फिर उसके कानों में ग़ैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो समझता है कि वो जिधर भी जाता है लोग उसी को डिस्कस करते हैं या उसके बारे में कमेंट्स करते हैं या एक तरह की रनिंग कमेंट्री देते हैं। तो ये जो 3 बातें हैं और ख़ास तौर पे उसके जो इमोशंस या जज़्बात हैं, वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं रह जाती, ब्लंट हो जाते हैं। ख़ानदान वाले ये समझते हैं कि ये उनसे एक तरह का बेगाना या लाताल्लुक़ सा हो गया है। जो पहले एक भरपूर ज़िंदगी में वो शिरकत करता था, उनके रोज़मर्रा के मामूलात में, उन चीज़ों से ये गाफ़िल भी हो जाता है और बेगाना सा बन जाता है और उनसे डिस्टेंट या दूर हो जाता है। ये उनके लिए, फ़ैमिली के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेंटल ब्रेकडाउन है, लेकिन ये कहीं उससे ज़्यादा सीरियस या संजीदा बात है, क्योंकि ये साइंटिफिक इस्तिलाह में हम समझते हैं कि इंसानी दिमाग में कुछ केमिकल्स की ज़्यादती वाक़ई हो जाती है। समझिए कि इंसानी दिमाग में जो बैटरीज़ का सिस्टम है, वो एक तरह का ओवरचार्ज होना शुरू हो जाता है और इन मरीज़ों को फिर समझ नहीं आ पाती और वो अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में और उनका जो रवैया है वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर। तो यही वो चीज़ है और ख़ास तौर पे ये उनके जो इमोशंस या जज़्बात हैं, उसके ऊपर भी उनको काबू नहीं रहता और उनकी तबीयत में शक शुबा बहुत इंतहा का आ जाता है और ख़ास तौर पे वो जो ग़ैबी आवाज़ें उनको आती हैं, उनकी वजह से वो फिर काफ़ी परेशान रहना शुरू हो जाते हैं और बाज़ उनको बाकायदा कमांड्स मिलती हैं कि आप उठें, ये करें या वो करें और वो एक तरह का ओबलाइज फ़ील करते हैं कि जो आवाज़ें उनको कहती हैं, उनको वही कुछ करना है। मगर घर वालों के लिए ये शख्स जो है एक तरह का बेगाना सा फ़र्द बन जाता है, उसका उनके साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये जो मर्ज़ है, अगर इसका बरवक़्त इलाज हो जाए, शुरू के 5-6 महीने में अगर इसका डायग्नोसिस हो जाता है और हम जो मौजूदा अद्वियात हैं बड़ी मौसर हैं और इफ़ेक्टिव हैं, अगर वो दे दी जाएँ तो कोई हम ये समझते हैं कि 2/3 जो मरीज़ हैं, वो एक भरपूर नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जी सकती हैं। अलबत्ता जो 1/3 पेशेंट्स हैं, उनमें बीमारी की शिद्दत कुछ इस तरह की होती है कि बावजूद इलाज के भी उनमें कुछ ना कुछ सिम्पटम्स परसिस्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इस सिंड्रोम का नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है। या कुछ पॉजिटिव सिम्पटम्स हैं जैसे ग़ैबी आवाज़ों का आना या शक-शुबे का होना या कुछ उनके जो ख़यालात में बेरब्तगी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। मगर जो उनकी शख्सियत के अंदर एक तोड़-फोड़ आ जाती है और वो ज़िंदगी से बेगाना सा हो जाती हैं, कट सा जाती हैं, तो उसकी तरफ इनमें जो 1/3 पेशेंट्स हैं उस तरह की बेहतरी नहीं हो पाती। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जो कि सिंड्रोम के इस हिस्से को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लेती हैं। शर्त ये है कि मरीज़ जो है वो इलाज की तरफ आए, क्योंकि अक्सर ये लोग जो समझते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और वो बल्कि अगर घर वाले भी कहें तो उन्हें कहते हैं जी आपको इलाज की ज़रूरत है, हमें तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं है,
और मुआलिज को भी आके यही कहते हैं जी कि आपको इलाज चाहिए होगा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो चूँकि वो मानने को तैयार नहीं होते कि हमें कोई प्रॉब्लम है, लिहाजा उनका ये जो रवैया है कि इलाज के लिए ताउन नहीं कर पाते, इसमें मुश्किल आती है। अगर इसको किसी तरह से हम ओवरकम कर लेते हैं तो फिर उनके हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं और वो फिर से एक नॉर्मल भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स कहते हैं। इसमें से कुछ हमारे शुरू के बेसिक स्टफ़ था जिसमें थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी आते थे, जैसे वेट गेन वगैरह है या बाज़ तो उनके हाथों में ट्रेमर्स आ जाता है। मगर जो मौजूदा अद्वियात हैं जिनको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। वो अद्वियात बहुत हद तक महफूज भी हैं, सेफ़ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और उनकी एफिकेसी भी उतनी ही है जितनी कि पहले वाली अद्वियात की थी। अगरचे वो 1/3 मरीज़ जो कि शुरू की अद्वियात को हमारे रिस्पॉन्स नहीं देते या उनमें बेहतरी नहीं आ पाती, जो रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जाते हैं, उनमें भी 1-2 अद्वियात ऐसी आ गई हैं जो कि अगर हम उन पे इस मरीज़ को शिफ्ट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि उनमें भी वो बेहतरी के आसार आ जाते हैं। लिहाजा मैसेज ये है कि इसके इलाज पहले तो नहीं था मगर अब है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी जो अक्सरियत मरीज़ों की है उन्हें कोई ना कोई दवाई इस तरह से सूट कर जाती है, वो फिर से एक भरपूर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और घर वालों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी वो उस तरह से प्रॉब्लमेटिक नहीं रहते।